कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो ये पिछले क्लास के अंदर हमने सेक्शन ए मतलब वेरी शॉर्ट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इस क्लास में हम सेक्शन बी, जहाँ पे हमको 100 से 120-150 वर्ड के आसपास में लिखने पड़ते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने पीवाईक्यू देखो यार ऑब्जर्व किया है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी डिस्कस करा हुआ है और मॉडल पेपर भी बहुत सारे अब सॉल्व करे हुए हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, वो सभी हम एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर लगा रहे हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग शॉर्ट या लॉन्ग में ये पूछ ही देता है। ठीक है, कंपलसरी है कि ये आना ही आना है। ठीक है, कई बार क्या होता है सेट जब बटे होते हैं सेट ए बी सी, तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वीक short range attractive between molecules और atoms arising from fluctuation in electron distribution। जब कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे और एटम्स में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है फ्लक्चुएशन मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स है बहुत ही कमज़ोर फोर्स है और बहुत ही छोटे रेंज पे काम भी करता है, शॉर्ट रेंज पे काम करता है। ठीक है, चाहे आप मॉलिक्यूल्स के अंदर बात करो चाहे एटम्स के अंदर बात करो, हर सब के अंदर ये मौजूद रहता है। ठीक है, दिस फोर्सेस आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कोवलेंट और आयनिक। ये फोर्सेस मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस आयनिक और कोवलेंट की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते एंड आर क्रूशियल फॉर द बिहेवियर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, बट फिर भी ये सॉलिड्स और लिक्विड के बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स। ठीक है, अगर हम बात करें वैन डर वाल्स फोर्स के टाइप्स के बारे में, तो वैन डर वाल्स फोर्स मेनली 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। पहले को हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स, दूसरे को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और तीसरे को बोलते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, दिस फोर्सेस आर डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये जो फोर्सेस है तीनों, लंदन डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सभी का रेंज अलग अलग है, अलग अलग डिस्टेंस पे काम करते हैं। बिकमिंग वीकर एज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज। ठीक है, अगर दोनों के बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो ये जो फोर्स है वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होता रहेगा, कमज़ोर होता रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा है। देखो चाहत क्यों होगी, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन है या क्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन में क्या एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा। और नोबल गैस क्यों आते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, और अगर क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इस फिलहाल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 287, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये आर्गन की तरह दिखने लगेगा जो एक स्टेबल नॉर्मल गैस है। तो देखो यार एफिनिटी क्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की चाहत। मान लेते हैं अगर हमारे पास एक आटम आ जाए फ्लोरीन और एक आटम आ जाए कार्बन, ठीक है, और मान लेते हैं बीच में कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाए कि ज़्यादा हमारे पास वो क्या मिले, अच्छा आउटपुट दे। ठीक है, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन हम कार्बन को दें या ये इलेक्ट्रॉन हम फ्लोरीन को दें, किसको दें कि हमको क्या अच्छा रिस्पांस मिले। तो अगर हम कार्बन को देंगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएंगे, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी ही रहेगी। और लेकिन अगर वही एक इलेक्ट्रॉन हम फ्लोरीन को दे देंगे तो फ्लोरीन क्या नियॉन की तरह नोबल गैस का कन्फिग्रेशन पा लेगा, तो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। और जब कोई एक आटम स्टेबल होता है तो अपने अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा जो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर फ्लोरीन है और कार्बन है और ये बीच में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको देंगे, तो फ्लोरीन और कार्बन में इस इलेक्ट्रॉन को लेने की एफिनिटी चाहत किस में ज़्यादा है, फ्लोरीन में ज़्यादा है। ठीक है, तो यही होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी भी चीज़ को चाहने की टेंडेंसी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के चाहने की टेंडेंसी बोल देंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन अ न्यूट्रल एटम इन गैसेस स्टेट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। ठीक है, हमने जो आपको नॉर्मल वर्ड में बताया, इसने डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है
कि वही हमने बोला ना कि जब कोई आटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो अपने अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ कर देगा। तो उसने वही यूज़ किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ऐसा एनर्जी का चेंज है। एनर्जी का चेंज मतलब क्या? स्टार्टिंग में कुछ उसका एनर्जी रहा होगा, फिर उसने एनर्जी रिलीज़ कर दिया, तो फाइनल कितना उसने रिलीज़ किया, कितना उसके पास स्टार्टिंग में था। ये जो एनर्जी का चेंज है, यही क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। वो होता क्यों है? दैट ऑकर्स व्हेन अ न्यूट्रल एटम इन गैसेस स्टेट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को अटेन करता है, पाता है और नेगेटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ न्यूट्रल एटम गैसेस स्टेट की बात किया हुआ है। ये देखो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की आप अंदर देखोगे तो यही लिखा होगा न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल मतलब क्या? उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। गैसेस स्टेट मतलब क्या? इसको समझो। मान लेते हैं सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसेस स्टेट है। तो वो किसी भी आटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देना सबसे ज़्यादा इजी होता है गैसेस स्टेट के अंदर, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स फ्री होते हैं। ठीक है, दूर दूर होते हैं। तो इसीलिए जो ये कॉन्सेप्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हो गया, सभी गैसेस स्टेट के ऊपर ही अप्लाई होता है। ठीक है, कि जब भी कोई भी आटम गैसेस स्टेट में रहेगा तो आसानी से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकाले जा सकते हैं या उसके अंदर रखे भी जा सकते हैं। ठीक है, और वही सॉलिड स्टेट के अंदर बात करो तो पार्टिकल वैसे ही पास है, एकदम टाइटली बाउंड है, तो आसानी से वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि कम एनर्जी में काम हो जाए, तो इसीलिए हम अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट है गैसेस स्टेट के अंदर करते हैं। ठीक है, इट इसेंशली मेजर हाउ स्ट्रांगली एन आटम अट्रैक्ट एंड होल्ड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या मेजर करता है कि कैस कितना अच्छा सा इफेक्टिवली कोई एक आटम किसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसके पास आ रहा है उसको पकड़ सकता है। अब मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट अ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर आटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। जिस आटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना निगेटिव होगा, जितना उसके वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का निगेटिव में होगा, उसका इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। जैसा कि आप जानते हो कि रिलीज एनर्जी को हम निगेटिव से दिखाते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, जैसे मान लेते हैं एक आटम ए है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 500 है, और एक आटम बी है, उसका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस 100 है। तो ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या भी मान लो बी का भी -100 है, तो क्योंकि ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -500 है, तो अगर हम उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 500 मान लेते हैं किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, this property is crucial for understanding how atoms form chemical bond and it's particularly relevant in determining the relativity of element। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT इसको हम पढ़ते हैं। डिस्क्राइब केमिकल बॉन्डिंग बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, MOT क्या करता है? एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यह मोटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम से ही क्लियर है कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होंगे। तो जब आटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो वहाँ पे बातें होती हैं। ठीक है, दिस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इनकॉम्प्रेस द एंटायर मॉलिक्यूल अनलाइक एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर सेंटर्ड ऑन इंडिविजुअल एटम्स। अगर हम देखो यार मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो पूरे हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ठीक है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो वहाँ पे क्या हम किसी एक सेंट्रल आटम की ही बातें करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दीज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विच कैन बी बाउंडिंग। इलेक्ट्रॉन्स क्या मॉलिक्यूल्स के अंदर चाहे तो वो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में जाए तो उस टाइम पे क्या होगा, उनका एनर्जी कम होगा, उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। या अगर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जाए तो उनका एनर्जी ज़्यादा होगा लेकिन स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, The theory helps predict molecular properties like stability and magnetism based on how electron fill in these orbitals। ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या करता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी और मैग्नेटिज्म, मतलब वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये सभी बातें बताता है इस बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल में फिल हैं। ठीक है, आगे देखो और भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आप सभी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्लैटर्स रूल, वहाँ पे आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें करेंगे।